12-13-14 घंटे वो मतलब बड़े आराम से एफर्टलेसली पढ़ना जानता था, पर फिर भी इसके बावजूद भी उसके मार्क्स उतने नहीं आ पाते थे एंड एट द एंड वो जेई क्लियर नहीं कर पाया। और मुझे लगता है कि इसके 3 मेजर रीजंस हैं एंड आई थिंक कि ये 3 गलतियां जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स ऑलरेडी कमिट कर रहे हैं और वो इन्हें सुधार लें तो ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाएगा उनकी जेई प्रिपरेशन में, जेई प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ में एंड एट द एंड उनके रिजल्ट में। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई लाइक टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि इस वीडियो के टाइटल को तुम्हें फैक्ट की तरह नहीं लेना है कि अगर तुम 12 घंटे पढ़ोगे तो तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी के साथ ही IIT निकाल लेते हैं। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर तुमने नहीं देखी है तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें उससे। इन दिस वीडियो हम एक ऐसे इंसान की जेई प्रिपरेशन को एनालाइज करने वाले हैं जो कि ऑन एन एवरेज रोज 11 से 12 घंटे पढ़ लेता था आराम से। तो हम कह सकते हैं कि इंसान मेहनती इनफ था, है ना, हार्डवर्किंग इनफ था। एंड आई थिंक कि जेई मेंस में ही गॉट 91 परसेंटाइल अराउंड। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि क्या रिजल्ट था, बट इसके आसपास ही थी और जेई एडवांस में जो है क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले कि ऐसी क्या गलती वो कर रहा था, है ना, ऐसी क्या गलती वो कर रहा था जिसकी वजह से 12 या 11 घंटे पढ़ने के बाद भी उसके टेस्ट में स्कोर्स नहीं आ पाते थे। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये पर्टिकुलर गलतियां जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, 3-4-5 गलतियां जो भी हम जितनी भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वैसी गलतियां बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स ऑलरेडी कमिट कर रहे हैं। हो सकता है तुम 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तुम 6 या 4 घंटे पढ़ रहे हो, पर उन 4 घंटों में भी तुम शायद उन गलतियों को कमिट कर रहे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल जो है काफ़ी गिर गया होगा। सिंपली अगर तुम इन गलतियों को अवॉइड कर लेते हो और सही कर लेते हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा, ट्रस्ट मी। इस वीडियो में हम इन गलतियों को डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं और इनको सॉल्व कैसे करना है ये भी डिस्कस करने वाले हैं। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी तुम यहाँ से सीखो वो तुम्हें अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद जो तुम्हारी प्रिपरेशन में चेंज आए वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में आके बताना है। बिकॉज आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, रादर आई वॉन्ट टू एनहांस योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द वे यू लुक एट योर जेई प्रिपरेशन सो दैट योर लाइफ गेट्स इम्प्रूव्ड। ये आज से लगभग 2 या 3 साल पुरानी बात है, जब मैं कोटा शहर में था और मैं खुद एक स्टूडेंट था। कोटा के बारे में यार तुम सबको पता ही होगा, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जेई या फिर नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर तुम रैंडम किसी जगह पर खड़े हो जाते हो कोटा में तो तुम्हें नॉर्मल जनता से ज़्यादा स्टूडेंट्स दिख जाएंगे जो कि एलन, वाइब्रेंट, रेजोनेंस या फिर मोशन की टी-शर्ट पहने हुए मिल जाएंगे। अब तो खैर कल्चर और चेंज हो गया होगा क्योंकि वहाँ पर और भी अलग अलग कोचिंग खुल गई हैं। स्टडी अब से ज़्यादा बिजनेस के लिए पॉपुलर होता जा रहा है। खैर एनीवे, तो कोटा में मेरे को अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स मिले काफ़ी देखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम जेई प्रिपरेशन मेरा कोटा जाने का पर्पस एक ये भी था कि मैं अलग अलग तरह के लोगों से मिल पाऊँ, जान पाऊँ, कनेक्शंस बना पाऊँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली अलग अलग तरह के दोस्त बने और कुछ की गलतियों को देखकर बहुत कुछ सीखा और कुछ की खूबियों को देखकर बहुत कुछ सीखा मैंने। तो यहाँ पर बेसिकली हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के एक्सट्रीम, जो कि एक एक्सट्रीम केस है, उसकी बात करने वाले हैं। तो मैं नाम यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, असली नाम नहीं लूँगा, हम अमन बोलते हैं अभी के लिए ना, अमन। तो कोटा में जो है मैं मोशन इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, जहाँ पर आपके एनवी सर पढ़ाया करते हैं और जीबी सर भी, है ना, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बट ये थोड़े ज़्यादा पॉपुलर है तो इससे तुम रिलेट कर लोगे, है ना, कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मोशन का नाम काफ़ी लोगों ने सुना नहीं होता है। एलन, रेजोनेंस, वाइब्रेंट ये थोड़े ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब अगर कोई कोटा में नहीं रह रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ। और अमन जो है, अमन ने भी ऑब्वियसली मोशन ही ज्वाइन किया था। तो कोटा में आपका क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके स्टडी रूम बने हुए होते हैं ना। स्टडी रूम मतलब जहाँ पर कोचिंग क्लास चलती है वो अलग है और स्टडी रूम्स अलग हैं। स्टडी रूम मतलब इस तरह से है कि आपकी जब कोचिंग ओवर हो गई तो भाई यहाँ पर आके जो है पढ़ सकते हो। तो काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट होता है और काफ़ी बड़े रूम्स होते हैं, मतलब अगर प्रॉपर अगर वो फुल हो जाए तो आराम से 250 बच्चे आ सकते हैं उसमें, पर ऑब्वियसली फुल कभी नहीं होते, मुश्किल से 50-55 बच्चे बैठे रहते हैं। मतलब ये मैं पर्टिकुलरली मोशन का बता रहा हूँ, बाकी कोचिंग्स का अलग होगा, मैं कभी अंदर होके नहीं आया। तो मेरी जब कोचिंग शुरू हुई थी तो पहले तो यही सीन था कि मैं जो है कोचिंग जाता था, कोचिंग से अपने हॉस्टल या फिर जहाँ पे भी रूम ले रखा था वहाँ पे वापस आ जाता था, वहाँ पे पढ़ता था। फिर बाद में मुझे इन स्टडी रूम्स के बारे में पता चला तो मैं इन स्टडी रूम्स को जो है मैंने कहा यहाँ पढ़ लेते हैं भाई, यहाँ ज़्यादा बेटर है, काफ़ी अच्छा फील भी आ रहा है पढ़ने में। तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि लगभग 1 बजे कोचिंग ओवर होती थी तो आज मैं स्टडी रूम में ही बैठ जाता हूँ और रात को 8-9 बजे तक यहाँ पे पढ़ लूँगा और फिर अपने रूम पर वापस चला जाऊँगा। तो मैं स्टडी रूम में पढ़ने गया, पढ़ने बैठा और बगल में ही कैंटीन थी तो बीच में आप कुछ खा भी सकते हो वहाँ पे, है ना। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लगभग 20 से 25 लोग बैठे हुए थे, बड़े से 250 की कैपेसिटी वाले रूम में 20 से 25 लोग बैठे हुए थे और शांति से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, है ना।
तो मेरे दिमाग में आया सही है यार, खतरनाक लोग होंगे, इनसे कॉम्पीट करने में भी मज़ा आएगा आने वाले टाइम में। हो सकता है कोई अपने बैच का भी होगा इनमें से। तो बढ़िया मैंने पढ़ाई करी वहाँ पर बैठ के और कैंटीन से कुछ खाना वाना खा लिया और फिर जो है मैं वापस अपने रूम पर आ गया, है ना। ये चीज़ मैंने 3-4 दिन तक रिपीट करी और कुछ दिनों बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी आ जाऊँगा ना। कोचिंग मान लो 7:30 बजे स्टार्ट होती है, तो मैं 5:30 बजे कोचिंग आ जाता हूँ और स्टडी रूम में बैठ जाता हूँ, और भी बढ़िया है। तो मैंने ऐसा किया। ऐसा करने के बाद मैंने देखा कि सुबह 5:30-6 बजे के आसपास कोचिंग तो खुल जाती है, पर पूरा सन्नाटा होता है ना। पर फिर भी उस स्टडी रूम में एक इंसान है जो बैठा हुआ था। तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना काम करना शुरू किया। कोचिंग शुरू हुई, फिर मैं कोचिंग अटेंड करने गया। फिर उसके बाद दोबारा से मैं लौट के जो है आया, फिर मैंने देखा वो इंसान फिर से वहीं पे बैठा हुआ है। तो ये देखने के बाद इस इंसान के लिए मेरे दिल में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आई, क्योंकि एक जगह पे इंसान बैठा हुआ है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है और अपना शांति से बैठ के जो है काम कर रहा है। काफ़ी मतलब डेडिकेटेड इंसान है ये। एक और बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जब कोचिंग ख़त्म हो जाती है 1:30 बजे के बाद, जब मैं बैठने आता था तो 1:30 बजे से लेके 8-9 बजे तक जब तक भी मैं कोचिंग में बैठता था, तो मैं 3-4 बार कैंटीन से कुछ खाने के लिए निकल जाता था या फिर थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर निकल जाता था। पर ये इंसान तब भी बैठे ही रहता था, समझ रहे हो। 6-7 घंटे से एक इंसान एक जगह पर बैठा ही हुआ है और शांति से बैठ के अपना काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, खाने के लिए भी नहीं जा रहा कहीं पे। और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि इस इंसान ने मुझसे आके एक डाउट पूछा और मैंने वो डाउट सॉल्व कर दिया, और उसके बाद जो है हम दोस्त बन गए और थोड़ी बहुत बातें भी हुई। फिर बाद में जानने को ये मिला कि इस इंसान की मेहनत बहुत ज़्यादा है पर इसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। और ये भी पता चला कि ये इंसान भी ड्रॉपर ही है। मैं भी एक ड्रॉपर बैच का इंसान था, है ना। और ये वो ड्रॉपर है जिसने पहले स्कूलिंग करी हुई है ना। तो इसके साथ ये सीन है कि इसे 11th-12th में बहुत कम चीज़ें आती हैं। मतलब अगर हम जेई की पढ़ाई से कंपेयर करें तो एक 11th-12th का अगर स्कूलिंग वाला बच्चा होता है तो उसे बहुत कम चीज़ें आती होती हैं, और फिर वो ड्रॉप ईयर में आके कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी बहुत बुरी हालत होती है, बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, पर वो कोचिंग के साथ अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हैं, बिकॉज इट टेक्स मोर देन जस्ट हार्ड वर्क। तो अमन के साथ भी यही सीन था। वो मेहनत बहुत कर रहा था, पर क्योंकि उसे पहले से उसका बिल्कुल भी बेस बिल्ड नहीं था। वाइल ऑन दी अदर हैंड मेरे साथ ये सीन था कि मेरा पहले से बेस जो है कुछ ज़्यादा ही बिल्ड था, पर मैं कोचिंग में पढ़ाई ज़्यादा नहीं करता था। मतलब कोटा में जब गया था तब मैं पढ़ाई जो है बहुत कम करता था, मैं स्टूडेंट्स की डाउट सॉल्विंग ज़्यादा करता था। खैर अपनी स्टोरी में तो मैं बाद में बताऊँगा, अभी हम अमन पे ही आते हैं। तो अमन जो है वो V3 बैच में था और मैं V1 बैच में था, और अमन जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था जिससे वो V1 बैच में आ जाए। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसके मार्क्स कितने आ रहे थे, मैं पर्सनली उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि वो इतनी मेहनत करना जानता था। ये इंसान 12, 13, 14 मेरे ख्याल से 15 घंटे भी एक जगह पर शांति से बैठना जानता है, बिना खाए पिए, बिना कुछ भी करे, एक काम को करना जानता है ये इतनी देर तक। मतलब इससे बदल रहा है कि इसका गोल इसके लिए इम्पॉर्टेंट इनफ है। बट तब मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वाली स्टेट में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इंसान इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इंसान लगा हुआ है, फिर भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे। तो मैं काफ़ी समझने की कोशिश करता था। जब वो मुझसे सवाल पूछता था तो मैं काफ़ी समझने की कोशिश करता था कि किस पर्टिकुलर चीज़ में ये लैग कर रहा है, ऐसा ये क्या कर रहा है जिसकी वजह से इसके मार्क्स कम आ पा रहे हैं। तो लगभग 3 से 4 महीने बाद, है ना, जब मैं अमन का दोस्त बना था, बात हुई थी और भी बहुत सारे दोस्तों का फिर ग्रुप बन गया था। तो इसके लगभग 3 से 4 से 5 महीने लगभग इतना बाद मैं एक हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था, और उस हॉस्टल में अमन ही रहता था, है ना। मतलब मैंने अपना हॉस्टल चेंज किया था और हॉस्टल में अमन रहता था। तो मुझे और भी ज़्यादा एनालाइज करने को मिला उसकी प्रिपरेशन के बारे में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टारगेट लेके गया कि भाई मैं इसे एनालाइज करूँगा, सिंपली मैं ध्यान देता था अपने आसपास की चीज़ों पे और एनालिसिस अपने आप हो जाती थी। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें मैं कभी किसी यूट्यूब चैनल की एक वीडियो में बता रहा हूँ जेईई एस्पिरेंट्स को। तो ये वीडियो मेजरली उन जेईई एस्पिरेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, है ना, पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो टॉप 3 गलतियाँ जो कि मुझे लगता है अमन कमिट कर रहा था, और वो अगर इन गलतियों को कमिट नहीं करता तो उसकी जेईई प्रिपरेशन ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती। 91 परसेंटाइल उसकी जेईई मेंस में आई थी, आई थिंक 99 भी आ जाती, और जेईई एडवांस में आराम से उसका सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि इस इंसान को मेहनत करना आता है ना, बस इसके पास उस मेहनत को करने का सही तरीका नहीं है। तो टॉप 3 इंपॉर्टेंट गलतियां जो कि अमन कर रहा था, हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनना जो भी मैं आगे बोलने वाला हूँ। करते जाना पर ये ना देखना कि गलती क्या रह गई। आई विल रिपीट इट अगेन, करते जाना पर ये ना देखना कि गलती क्या रह गई। अमन मेहनत करता था, उसके टेस्ट में कुछ नंबर आते थे, अमन फिर मेहनत करता था, फिर उसके टेस्ट में नंबर आते थे, अमन फिर मेहनत करता था, फिर उसके टेस्ट में नंबर आते थे, उसके टेस्ट में नंबर इंप्रूव नहीं होते थे, पर कभी भी वो ये एनालाइज नहीं करता था कि मेरे इस टेस्ट में नंबर क्यों इंप्रूव नहीं हुए।
ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से इस टेस्ट में नंबर नहीं ला पाया? सिली मिस्टेक की दिक्कत रह गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिक्कत रह गई, रिवीजन की दिक्कत रह गई, क्या मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं था? ऐसी क्या गलती है जिसकी वजह से मेरे टेस्ट पेपर में नंबर नहीं आ पा रहे? ये गलती बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स कमिट करते हैं। वो टेस्ट पेपर देते हैं, आके फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, फिर आके पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर ये एनालाइज नहीं करते कि उनकी एक्चुअली में गलती क्या है। जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं पता, जब तक तुम्हें तुम्हारी गलतियां सारी की सारी बुलेट पॉइंट में नहीं पता, तो तुम सही किस चीज़ को कर रहे हो? कुछ तो भी रैंडमली करे जा रहे हो क्या? सो दिस इज समथिंग यू ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ। जब भी तुम टेस्ट पेपर देते हो, उसके बाद तुम्हारे उसमें नंबर कम आते हैं, तुम्हारे पास बुलेट पॉइंट में तुम्हारी गलतियां लिखी होनी चाहिए। समझ रहे हो? रिवीजन नहीं किया था, एक गलती, सिली मिस्टेक्स हो गई, दूसरी गलती, है ना? हर अलग अलग तरह की गलती होती है, हर गलती को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर तुम्हें इस लूप से बाहर आना है, कम नंबर आने वाले लूप से बाहर आना है, तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता होनी चाहिए। दैट्स वाई यू शुड नॉट रैंडमली प्रिपेयर फॉर जेईई। अपनी जेईई की तैयारी को समझो और अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज करो। ऑलराइट, सो दिस वाज द मिस्टेक नंबर 1, जो कि मुझे लगता है अमन कमिट करता था और बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स भी कमिट करते होंगे। नाउ लेट्स गेट टू मिस्टेक नंबर 2, गेटिंग सैटिस्फाइड विद द सॉल्यूशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रॉपर डेप्थ। एक और बार मैं इसको रिपीट करूंगा, गेटिंग सैटिस्फाइड विद द सॉल्यूशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रॉपर डेप्थ। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से इलस्ट्रेट करना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, जो कि मुझे लगता है अमन फेस करता था। सवाल का सोल्यूशन देखकर सेटिस्फाइड हो जाना, पर अभी भी आपको सोल्यूशन की प्रॉपर डेप्थ समझ नहीं आई है। इसको ऐसे देख सकते हैं, मान लो कि तुम कोई सवाल लगा रहे हो, उसमें तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तुमने 10-15 मिनट दे दिए, तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, फिर तुम मेरे से आए डाउट पूछने, है ना? और मैंने बोला भाई इसमें तो v बराबर आर ओमेगा लगेगा, और तुमने देखा अरे हाँ यार इसमें तो v इक्वल टू आर ओमेगा लगेगा, और तुम्हारा जो है सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि तुम्हें याद आ गया अच्छा इसमें तो ये फॉर्मूला लगना था। पर इन रियलिटी तुम्हें इस फॉर्मूले का मतलब नहीं पता है। तुमने ये फॉर्मूला रट लिया, पर तुम्हें इस फॉर्मूले का मतलब नहीं पता है। तुम इस सवाल में तो इस फॉर्मूले को लगा लोगे, पर कोई नया सवाल आया तब तुम इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, 3 साल से मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ रखा होगा, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा होता है b² - 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स हमारे रियल हो जाते हैं, ये लेस देन 0 हो जाता है तो रूट्स हमारे जो है इमेजिनरी हो जाते हैं। अब मान लो कोई इंसान ये रट ले, बस इतना रट ले कि b² - 4ac लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स, पर एक्चुअली में उसे इस बात का मतलब नहीं पता है। उसको ये नहीं पता कि क्यों इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। और मान लो वो कोई सवाल सॉल्व कर रहा है ना? मान लो सेंगेज लगा रहा है, उसमें एक सवाल आया जिसमें यही चीज़ लगनी है भाई, उसमें सिंपली आपको डी चेक करना है और वो लेस देन 0 आ जाता है, वो इमेजिनरी रूट्स निकल के आ जाते हैं उससे। तो वो सवाल सॉल्व कर रहा है, उससे नहीं हुआ, उसने पीछे जाके सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन में दे रखा था भाई डी लेस देन 0 है, हाँ खेल खत्म। तो वो भी बोलेगा अच्छा हाँ यार इसमें तो डी लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, इसका आंसर डी होगा, बढ़िया। इस इंसान का ये सवाल जो है, इसने पीछे देख के सोल्यूशन सवाल समझ लिया, सवाल का आंसर समझ लिया, सोल्यूशन समझ लिया, पर इसे अभी भी पता नहीं चला कि डी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है। क्या तुम फील कर पा रहे हो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ? क्या मेरी बात तुम तक पहुँच रही है? एक सवाल का सोल्यूशन देख लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर सोल्यूशन में क्या हो रहा है वो तुम्हें एंटायरिटी में समझ नहीं आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी सवाल को स्किप ना करें। समझ रहे हो? मान लो क्वेश्चन नंबर 81 अगर तुम लगा रहे हो तो 81 से 82 तक तब तक मत आओ जब तक 82 तुम उसकी एंटायरिटी में नहीं समझ चुके हो। 82 में एक एक जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उस फॉर्मूले का तुम्हें प्रूफ पता होना चाहिए अगर वो जेईई में पढ़ाया जाता है तो। क्योंकि एक कोचिंग की मॉड्यूल लगाना गोल नहीं है, उस मॉड्यूल के सारे सवालों को इस तरह समझना कि हम आगे भी नए सवाल बना पाएं, ये गोल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो जल्दी जल्दी टिक मारते चले जाते हैं, अच्छा ये पूरे सवाल हो गए मेरे, बढ़िया, मैंने सेंगेज की सिंगल करेक्ट लगा ली। नहीं, सेंगेज की पूरी सिंगल करेक्ट लगाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि उस सिंगल करेक्ट को तुम इतनी तमीज़ से लगाओ कि तुम उसमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाओ। तो ये था दूसरा पॉइंट, या बोलूँ मैं दूसरी गलती जो कि मुझे लगता है अमन कमिट करता था। वो सवालों का सोल्यूशन तो देख लेता था, या फिर मुझसे आके पूछ लेता था, या फिर किसी और से जाके पूछ लेता था, पर वो सोल्यूशन को कभी उसकी एंटायरिटी में नहीं समझता था। वो फॉर्मूलाज को याद रख के फॉर्मूलाज को सवालों में लगा के आगे बढ़ जाता था, पर उसे एंटायरिटी में उस फॉर्मूला का मतलब नहीं पता होता था। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना के बराबर थी, बहुत कम थी। और ऐसे में इंसान अगर 1000 सवाल भी लगा ले एक चैप्टर के, वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो कि एक ऐसे इंसान में होगी जिसने कंसेप्चुअली चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ रखा है। तो हम खत्म करते हैं दूसरी वाली मिस्टेक के साथ, जो कि मुझे लगता है मैंने कमेंट करा था। नाउ लेट्स गेट टू द थर्ड वन, है ना? थर्ड वन यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अमन का इन जनरल जो इन्वायरमेंट था, मतलब जिस तरह के लोगों से वो इन जनरल बात करता था,
या जिस तरह के लोगों के साथ इन जनरल वो टाइम स्पेंड करता था अपने हॉस्टल पे जाके, वो सब के सब पढ़ने लिखने में नहीं थे। तो यहाँ पर डेफिनेटली इन्वायरमेंट इफेक्ट्स, किस तरह की कम्युनिटी में रोज़ तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो, किस तरह के लोगों से तुम बात करते हो, इट ऑल इफेक्ट्स। तो जब हमें कोई चीज़ सीखनी होती है ना, जब हमें कोई चीज़ सीखनी होती है तो हम एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में जाते हैं। और रिसेंटली हमने एक गाइडेंस ग्रुप जो है लॉन्च किया है, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। क्योंकि अमन के आसपास बहुत ही कम प्रोडक्टिव लोग थे, इसीलिए शायद उसके दिमाग में कभी आया नहीं कि यार मैं अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करूँ। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हमें कुछ सीखना होता है हमें प्रोडक्टिव लोगों के बीच में जाना होता है। जब भी हमें कुछ सिखाना होता है हमें ऐसे लोगों के पास जाना होता है जिनका कुछ नहीं पता, जिससे हम उनकी मदद कर पाएँ। तो प्रोडक्टिव लोगों से सीखो और अनप्रोडक्टिव लोगों को सिखाओ। तो अमन का जो है सीखने का टाइम चल रहा था, तो उसे प्रोडक्टिव लोगों के बीच रहना चाहिए था। पर ये कोई खुद से डिसाइड नहीं करता कि भाई मैं ये वाला हॉस्टल ले रहा हूँ तो इस हॉस्टल में प्रोडक्टिव लोग आएंगे कि अनप्रोडक्टिव लोग आएंगे, ये मैं पहले चेक करूँ। ऐसे कोई थोड़ी सोचता है। हम तो हॉस्टल ले लेते हैं, फिर उसके बाद लोग आते हैं। तो अमन के हॉस्टल में इन जनरल जो लोग थे वो उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे, उन सबके मार्क्स अमन से भी कम आते थे, और वो इनफ हार्डवर्किंग भी नहीं थे एज़ कम्पेयर टू अमन। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। जो भी तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली फॉर श्योर सबकॉन्शियसली तुम्हारी जेई प्रिपरेशन को और तुम्हारी लाइफ को बहुत सारे वेज में इफेक्ट करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा कोई अगर बहुत अच्छा दोस्त है जो कि पढ़ाई में ख़राब है तो उससे दूर हो जाओ, नहीं, उसकी मदद करो। पर अगर तुम्हें कोई प्रोडक्टिव इंसान मिलता है तो उससे डेफिनेटली कनेक्ट होने की कोशिश करो और उससे सीखने की कोशिश करो जो भी उसके पास सिखाने के लिए है, और एक प्रोडक्टिव कम्युनिटी फॉर्म करने की कोशिश करो। बहुत ही कम जो है आजकल के टाइम में प्रोडक्टिव लोग तुम्हें मिलेंगे अपने आसपास। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ऐसे लोगों को ढूंढ कर जो है अपने आसपास रख दो। तो ये थी हमारी टॉप 3 गलतियाँ जो कि अमन जो है कमेंट कर रहा था। मेरे हिसाब से अगर वो इन तीनों को सही कर लेता तो उसकी प्रिपरेशन ड्रास्टिक लेवल पे चेंज हो जाती। मैं इन तीनों गलतियों को दोबारा रिपीट करूँगा, करते जाना, पर ये ना देखना कि गलती क्या है ना। ये पहली गलती थी। दूसरी गलती थी गेटिंग सेटिस्फाइड विद द सोल्यूशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रॉपर डेप्थ, है ना, ये दूसरी गलती थी। तीसरी गलती थी एनवायरनमेंट इफेक्ट्स। ऑल्सो अगर तुम अभी भी मुझे सुन रहे हो तो डेफिनेटली तुमने इस पूरी वीडियो को देख लिया है और जो 3 गलतियां हमने लिस्ट करी थी उनको तुम समझ चुके हो और लगभग 17-18 मिनट जो है तुम अपने इन्वेस्ट कर चुके हो। अब मैं ये नहीं चाहता कि इतनी देर इन्वेस्ट करने के बाद भी तुम्हारी जेई प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ वैसी की वैसी रह जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इतनी देर अगर हमने इन्वेस्ट करी है तो एक्चुअली में हमारी प्रिपरेशन में चेंज आए। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ भाई अच्छा ये सीखा, नहीं, एक्चुअल चेंज आए, सिग्निफिकेंट चेंज आए। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि जो भी तुमने इस वीडियो में से सीखा, इन 3 गलतियों में से सीखा, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या एक्शन लेने वाले हो। इन तीनों प्रॉब्लम्स में से अगर तुम कोई एक भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर एक भी गलती इन तीनों में से तुम कमिट कर रहे हो तो उसे सॉल्व करने के लिए तुम क्या एक्शन लेने वाले हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। और ये तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। जो भी यहाँ पर डेडिकेटेड जेईई एस्पिरेंट है जो कि जेन्युइनली मेरी वीडियोस को देखता है, आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि क्या एक्शन तुम लेने वाले हो। और हर एक कमेंट को मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ एंड आई ट्रूली वैल्यू इट। तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अभी बताओ क्या एक्शन लेने वाले हो। बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं।